हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि 200 बबल हैं जिनकी रेडियस ए और बी हैं और वो दोनों जो हैं मिल जाते हैं, तो उनके इंटरफेस का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है कितना होगा। तो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक स्फीयर जो है वो ऐसे है और दूसरा स्फीयर जो है वो कुछ इस तरीके से है। पहला स्फीयर कहता है कि मैं रेडियस जो है अपने हिसाब से करवाऊंगा, दूसरा कहता है कि मैं इस तरीके से करवाऊंगा, और दोनों मिलके जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर ना इसकी तरह से होता है ना इसकी तरह से होता है, वो हो जाता है कुछ इस तरीके से। ओके, इस तरीके से हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन में जो दिया भी हुआ है किसके बराबर है, ए के बराबर है। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बी के बराबर है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं मान सकता हूं आर के बराबर है। यही आर हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इस सरफेस के ऊपर जो है, सरफेस के इस तरफ जो है प्रेशर रहा होगा पी इन, मैं 1 इसको कह सकता हूं। इस साइड जो प्रेशर रहा होगा वो रहा होगा P इन 2, और इन दोनों प्रेशर्स के डिफरेंस की वजह से ही यहाँ पे एक कर्व्ड हमको सरफेस मिल रहा है। तो मैं इस सरफेस के लिए लगा सकता हूँ कि ये सरफेस जो है ये इस तरीके से हो चुकी है, इस तरीके से सरफेस हो चुकी है। यहाँ पे एक सिंगल लेयर है, सिर्फ एक सरफेस है। यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। ऑफ कोर्स P1 ज़्यादा है P2 से, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2T/R के बराबर मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा P इनसाइड ऑफ 1 माइनस P इनसाइड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2T/R। बिकॉज ये कर्व्ड सरफेस के अक्रॉस हम जाते हैं, सिंगल लेयर क्रॉस करते हैं, तो 2T/R के बराबर एक्सेस प्रेशर हमें मिलता है। एक यदि हम दो सरफेसेस को क्रॉस करते हैं तो 4T/R के बराबर एक्सेस प्रेशर मिलता है। तो ये एक्सेस प्रेशर, ये इनसाइड प्रेशर है, इसके इनसाइड प्रेशर है इसके। तो इनसाइड प्रेशर को मैं लिख सकता हूँ आउटसाइड प्रेशर और प्लस 2T/A। तो ये लिख सकता हूँ मैं इसको P0, इनसाइड प्रेशर को लिख सकता हूँ P0 प्लस 2S अपॉन, S लिखे हैं T लिखे हैं एक ही बात है, S का मतलब सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे 2S अपॉन A और यहाँ लिखेंगे आप P इनसाइड 2। इनसाइड प्रेशर को लिख सकते हैं आप आउटसाइड प्रेशर P0, यानी कि बाहर एयर है तो आउटसाइड प्रेशर P0 प्लस 2S अपॉन B, और इस सबको इक्वेट कर देंगे आप 2S अपॉन R के। तो यहाँ से P0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2S कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/A माइनस 1/B जो है 1/R आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि साइज आपको बढ़ाना है सोप बबल का फ्रॉम रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था जब हम साइज चेंज करते हैं और एक सोप बबल का, तो सरफेस एरिया सोप बबल का हम डबल लेते हैं जो उसका एक्चुअल एक लेयर का होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन S इंटू चेंज इन सरफेस एरिया डेल्टा ए। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन आपको कितना दिया है 0.03, और सरफेस एरिया आप लिखेंगे 2 इंटू 4π5 स्क्वायर, और यहाँ पे 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें क्योंकि ऐसा यूनिट्स में आपको इसे कन्वर्ट करना है। माइनस आप यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स 4π, रेडियस कितना है 3 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कितना एनर्जी में चेंज आया है, कितना वर्क डन जो है किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक मेटालिक वायर है जिसकी लेंथ L1 है और जब उसके अंदर टेंशन T1 के बराबर है, और लेंथ L2 हो जाती है जब उसके ऊपर जो है टेंशन अप्लाई करते हैं T2 के बराबर। आपको बताना है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी है और उसके एरिया में जो चेंज है उसे नेग्लेक्ट करना है। ठीक, तो आप मान लीजिए कि एक आपके पास रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ L0 के बराबर है। जब इसके ऊपर टेंशन लगाया जाता है T1, तो यहाँ पे इसकी लेंथ हो जाती है L1 के बराबर, और जब इसके ऊपर टेंशन लगाया जाता है T2 तो इसकी लेंथ हो जाती है L2 के बराबर। ठीक, सेम मटेरियल है, इसका मतलब जो यंग्स मॉडुलस है वो सेम होने वाला है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ कि यंग्स मॉडुलस कितना होता है, बोलो, फ्ला
एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये होती है वैल्यू यंग्स मॉडुलस की। तो मैं इसके लिए और इसके लिए लगाऊंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा। तो मैं यहां से यंग्स मॉडुलस की वैल्यू लिखने वाला हूं T1 इंटू ओरिजिनल लेंथ कितनी है L0 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, और चेंज इन लेंथ कितना है आपके पास L1 माइनस L0। तो ये यंग्स मॉडुलस लिखा मैंने इस पहली वाली कंडीशंस के हेल्प से, और दूसरी कंडीशन की हेल्प से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे T2 इंटू L0 डिवाइडेड बाय एरिया A इंटू L2 माइनस L0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा L0 से L0 गया, A से A गया, आपको मिलता है T1 L2 माइनस T1 L0 इज इक्वल्स टू T2 L1 माइनस T2 L0। यहाँ से L0 के टर्म्स जो है एक साथ ले जाइए तो आपको मिलेगा यहाँ से T2 माइनस T1 इंटू L0 इज इक्वल्स टू T2 L1 माइनस T1 L2। तो आपको यहाँ से मिल जाता है L0 इज इक्वल्स टू T2 L1 माइनस T1 L2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। सो T2 L1 कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ठीक, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है नॉर्मल डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज रो। इसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है K, जिसको हमने बीटा कहा था, K कहा है यहाँ पे उसने। मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन डेंसिटी इन द मटेरियल आपको बताना है यदि प्रेशर P यूनिफॉर्मली अप्लाई किया गया है। तो देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि यंग्स की जो बल्क मॉडुलस होता है उसका फॉर्मूला होता है P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? होता ये है कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। यदि यहाँ पे हम एरर वाले रिलेशन से चेंज निकालना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा M अपॉन M प्लस डेल्टा V अपॉन V। तो मास में कोई चेंज नहीं हुआ है, डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा V बाय इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V। तो डेल्टा V बाय V की जगह डेल्टा रो बाय रो लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से डेल्टा रो बाय रो इंटू के इज इक्वल टू P। तो यहाँ से डेल्टा रो यानी कि इंक्रीज इन डेंसिटी मिल जाएगा आपको P इंटू रो बाय के, रो P बाय के, P रो बाय के, आपको आंसर मिल जाएगा P रो बाय के, आंसर C। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि थिन लिक्विड फिल्म है फॉर्म बिटवीन अ यू शेप्ड वायर। यू शेप्ड वायर है और वहाँ पे लिक्विड फिल्म आपको जो है बनी हुई है। आपको कहा गया है कि कितना वेट लगाया है इसमें, कि 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन का वेट नीचे की तरफ लगाया गया है। तो लेंथ ऑफ द स्लाइडर बताया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। आपको बताना क्या है? सरफेस टेंशन बताना है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो बेटा आपके पास स्लाइडर है, इस स्लाइडर के जो है दो सरफेसेस होंगे। देखिए स्लाइडर को यदि आप सामने से देखेंगे, स्लाइडर का एक व्यू होने वाला है जो आपको क्वेश्चन में दिखाया हुआ है, और इस स्लाइडर वेट को संभाले हुए है, और एक स्लाइडर का व्यू जो है वो सामने से तरफ से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, सामने की तरफ से दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ लिक्विड की जो फिल्म है वो इस तरीके से लग रही है, यहाँ पे लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है। तो यहाँ देखिए इसके एक सरफेस यहाँ पर है, एक सरफेस यहाँ पर है। सरफेस के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, सरफेस के मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे। S इंटू एल के बराबर फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, S इंटू एल के बराबर फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ वेट के बराबर फोर्स लग रहा होगा। ठीक, देखो ये देखो बेटा, ये आपके पास स्लाइडर है, स्लाइडर के हर एक पॉइंट पे सरफेस के मॉलिक्यूल्स की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। इस वाली साइड में भी सारे जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इसको ऊपर की तरफ खींच रहे होंगे, और नीचे की तरफ जो है वेट लग रहा होगा। तो इस साइड के सारे फोर्सेस का सम जो है S इंटू एल लगा दिया, इस साइड के सारे फोर्सेस का सम S इंटू एल मैंने लगा दिया, और नीचे की तरफ W लगा दिया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स S इंटू एल इज इक्वल टू W। यहाँ से मिल जाएगा S इज इक्वल टू W अपॉन 2L। तो ये वैल्यूज आपको रखनी है और आपको कैलकुलेट करना है इसका आंसर। W आपको दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻², 2 इंटू एल, एल को मीटर में आप कन्वर्ट कर लेंगे 30/100, आपको आंसर जो फाइनल है मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें दिया है कि एक ऑब्जेक्ट लोकेटेड है 2 किलोमीटर अंदर। ओहो हो, इफ द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा V बाय V इतना दिया है तो आपको हाइड्रोलिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेन का जो रेशो है वो बताना है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रेशर की बात की जा रही है। हाइड्रोलिक स्ट्रेन का मतलब क्या है? डेल्टा V बाय V कहा जा रहा है आपको, यानी कि आपसे ओवरऑल बल्क मॉडुलस निकलवाया जा रहा है।
बल्क मॉडुलस निकालना है कितना आएगा। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, प्रेशर P अपॉन डेल्टा V बाई वी। प्रेशर कितना होगा 2 किलोमीटर के अंदर, P नॉट प्लस रो जी एच के बराबर, डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाई वी इंटू 100 आपको दिया है, तो डेल्टा V बाई वी आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 1.36 डिवाइडेड बाय 100। सारी वैल्यूज पुट करिए, P नॉट कितना होता है 10⁵ प्लस रो कितना है आपके पास, रो है आपके पास 1000 इंटू जी इंटू एच, एच कितना है 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर, डिवाइडेड बाय 0.0136। अब 10⁵ को आप इसके कंपैरिजन में चाहें तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, आंसर पे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको आप 0 लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पावर 7 है, 2 इंटू 10⁻7 और यहाँ पे 10⁵ है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय 0.0136। ठीक, सॉल्व कर लेना, आपको आंसर जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 10⁹ की जो है आपके पास टर्म्स में आंसर आना चाहिए, और इसमें 2 ऑप्शंस हैं, तो आगे वाला भी निकाल लो कि 1 आएगा कि 2 आएगा, आंसर इससे निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी इतना है एट, तो इक्विलिब्रियम पे सेपरेशन बताना है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऐसी पोजीशन जहां पे उस सिस्टम के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 के बराबर हो। और फोर्स कैसे निकाल सकते हैं यदि पोटेंशियल एनर्जी दी है, सो माइनस ऑफ du बाई dr से हम फोर्सेस भी निकाल सकते हैं। इन सारे फोर्सेस का सम जो है वो 0 के बराबर आप पुट कर देंगे, तो आपको जो r की वैल्यू मिलने वाली है वही आपकी इक्विलिब्रियम की लोकेशन होने वाली है, और यही r की वैल्यू हम वापस से हम u में पुट कर देंगे, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर निकल जाएगा। आप याद रखें कि जब भी आपसे पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन में दी है, आपसे फोर्स पूछा गया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो माइनस में डिफरेंशिएशन है a अपॉन r⁻⁶ का, तो ये आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कितना, r⁻⁶ जाएगा ऊपर, r⁻⁻6 तो आएगा आगे -6 हो जाएगा 6a अपॉन r⁻⁷, और यहाँ पे r⁻⁻12 है, तो ये बन जाएगा आपके पास -12 b अपॉन r⁻13 इज इक्वल टू 0। आप इसे पुट कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ से 6 से गया ये 2 बार, और r⁻7 से गया 6 टाइम्स, 7 और 6 13, तो आपको यहाँ से मिलेगा a इज इक्वल टू 2b अपॉन r⁻6, तो यहाँ से r मिल जाएगा आपको 2b अपॉन a⁻1/6। ये a की आपको मिलेगा किसकी वैल्यू, r की वैल्यू आपको मिल जाएगी, r इज इक्वल टू 2b अपॉन a⁻1/6, आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये वैल्यू जो है r की आप पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाएगी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें दिया है कि एक बॉडी है जो अटैच्ड है एक वायर के सबसे एंड में, और कितना मैक्सिमम एंगुलर स्पीड हम इसको घुमा सकते हैं, और इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस आपको दिया हुआ है। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी कि जिस स्ट्रेस पे ये टूट जाएगी, और उस स्ट्रेस में यदि मैं एरिया को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये वो फोर्स आ चुका है जिस फोर्स पे ये टूट जाएगी आपकी रस्सी, और तो इतना ही फोर्स जो है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर जो है पुट करना है, तो ये आपको मिल जाएगा mr/ml ओमेगा स्क्वायर के बराबर। आप इसे पुट कर दीजिए कि इतना फोर्स ही हम मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है, मिल जाएगा आपको सिग्मा a अपॉन ml का अंडर रूट। सिग्मा कितना दिया हुआ है आपको 4.8 इंटू 10⁻7। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दिया है, 10⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 10⁻2 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय मास। मास कितना दिया हुआ है, 10 kg का मास अटैच्ड है, तो यहाँ लिखेंगे आप 10 इंटू लेंथ कितनी दी हुई है 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। ठीक, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा SI यूनिट्स में। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है और लेंथ L है, रेडियस R है, एक मटेरियल से बना है जिसका यंग्स मॉडुलस Y है, और इस रॉड को हीट किया जाता है, टेम्परेचर T से बढ़ा दिया जाता है, और इसको लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव फोर्स के थ्रू जो है इसे सब्जेक्ट किया जाता है, बेसिकली कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाता है। लेंथ रिमेन अनचेंज होती है,
तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, ये दर्द भी दे रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं, मतलब कि ये एक रॉड को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, रॉड को हीट कर रहे हैं। रॉड को हीट करने से रॉड की लेंथ जो है बढ़ेगी, और रॉड की लेंथ बढ़े नहीं इसके लिए इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं बाहर से F। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा वो कितना होगा। ठीक, यानी रुला भी रहे हैं, दर्द भी दे रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं। लेंथ कांस्टेंट है साहब, इसकी लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मैं ये कह सकता हूं कि जितनी लेंथ जो है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से बढ़ रही है, उतनी ही लेंथ कंप्रेसिव फोर्स की वजह से कम हो रही है। तो यहाँ पे मैं डेल्टा एल लिख सकता हूं कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से कितनी लेंथ बढ़ाई जा रही है, एल नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। इतनी लेंथ जो है वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से बढ़ी है और उतनी ही लेंथ कंप्रेसिव फोर्स की वजह से कम हो गई है। तो मैं लिख सकता हूं इसको F, ये कंप्रेसिव फोर्स F इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। फ्ले जो है ये चेंज इन लेंथ है जब कंप्रेसिव फोर्स हमने लगाया, और उतनी लेंथ बढ़ाई है किसने, इसने, जिससे टोटल लेंथ जो है उसमें इंक्रीमेंट आया है 0 के बराबर। इसको आप सॉल्व करेंगे, एल जो है इनिशियल लेंथ, यहाँ से इनिशियल लेंथ कैंसिल आउट हुई। डेल्टा टी का मतलब जो दिया है आपको, दिया है टी से टेम्परेचर बढ़ाया है, फोर्स कितना है F के बराबर, डिवाइडेड बाय ए कितना है आपके पास, पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा कितना हो जाएगा, F अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई इंटू टी। और आपको यदि निकालना है 3 अल्फा यानी कि इज इक्वल टू गामा, तो आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3F अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई टी, आपको सी ऑप्शन सही मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एक फिगर है जिसमें 10⁵ न्यूटन के फोर्सेस लगाए हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, शेयर फोर्स है। अच्छा, अपर एंड लोअर फेसेस हैं, 10 सेंटीमीटर क्यूब की साइड है। अच्छा ठीक है, तो शिफ्टिंग द अपर फेस पैरेलल टू इटसेल्फ बाय 0.5 सेंटीमीटर। सवाल समझाता हूं आपको कि आपके पास ये क्यूब है, क्यूब का सामने वाला फेस आपको दिखाया गया है और कहते हैं कि इतने फोर्सेस लगाने की वजह से ये जो है बेटा ये ऐसे खिसक जाती है, इसकी एज जो है खिसक जाती है, और ये खिसकना कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर ये खिसक जाता है। ओहो हो, अब कहा गया है कि यदि हम इससे डबल साइज का क्यूब लेते हैं, इसकी एज जो है, एज लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यदि हम 20 सेंटीमीटर लेंथ का यदि हम क्यूब लेते हैं तो उतना ही फोर्स लगाने पर ये कितना जो है ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा। तो हम ये जानते हैं कि इस तरीके से फोर्सेस जो हैं उनको शीयर कहा जाता है। ये शीयर फोर्स हमने इसके ऊपर लगाया है, शीयर फोर्स हमने लगाया है एक क्यूब के ऊपर। तो मैं यहाँ से शीयर मॉडुलस वाली इक्वेशन लिख सकता हूँ, बिकॉज शीयर मॉडुलस एक ऐसी क्वांटिटी है जो मटेरियल पे ही डिपेंड करती है, फोर्सेस कितना भी लगाएं, एरिया कितना भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है। सो के की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ फोर्स F डिवाइडेड बाय ए कितना है, एज का स्क्वायर, एज लेंथ जो है, साइड जो है उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स अपॉन एच। एक्स कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय ए, यानी कि ये वाली जो हाइट कितनी है ये भी ए के बराबर है, ए के बराबर। तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा एफ अपॉन ए इंटू 0.5। के की वैल्यू मिल जाती है एफ अपॉन ए इंटू 0.5। यदि हम क्यूब का साइज जो है डबल कर देते हैं, क्यूब का साइज डबल कर देंगे तो फिर से यही इक्वेशन हम लिखेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ, फिर से इसी को टीप के देख सकता हूँ कि फोर्स लगाया F, साइड कितनी है 2a, 2 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना डिस्प्लेसमेंट आया x अब की बार, और उसकी हाइट कितनी रही होगी 2a के बराबर। तो आप यहाँ से 2a से 2a कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा F अपॉन 2ax, F अपॉन 2ax। तो यहाँ पे k की वैल्यू F अपॉन a इंटू 0.5 है, यहाँ पे F अपॉन 2ax के बराबर है। इसको बराबर कर देंगे, k की वैल्यू समान है क्योंकि मटेरियल सेम रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ F अपॉन a इंटू 0.5 इज इक्वल टू F अपॉन 2a इंटू x। सो a से a कैंसिल हुआ, F से F कैंसिल हुआ, x की वैल्यू आ जाती है 0.25, x की वैल्यू आ जाएगी 0.25। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि आपके पास दो वायर्स हैं, उनको अलग अलग तरीके के लोड के से इनको सब्जेक्ट करवाया गया है। जो लेंथ का रेशो है, रेडियस का रेशो है और यंग्स मॉडुलस का रेशो है, वो a b c के बराबर आपको दिया है। यदि मैं मान लेता हूं कि इसकी लेंथ l है
और इसका जो रेडियस है r है और इसका यंग्स मॉडुलस y है, तो मैं इस वाले वायर का बता सकता हूँ सारी चीज़ें। a इंटू एल इसकी लेंथ है, b इंटू आर इसका रेडियस है और c इंटू वाई जो है इसका यंग्स मॉडुलस है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम यदि आप बनाएंगे, स्टील वाले वायर का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे, तो ऊपर की तरफ जो टेंशन है इसमें और नीचे की तरफ टेंशन है, उस दोनों जो हैं 3 mg के बराबर हैं, 3 mg के बराबर हैं। यदि आप ब्रास वाले वायर का यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको दिखेगा साफ साफ कि 2 mg के बराबर फोर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। तो ये आपके पास टेंशन आ गई 2 mg, यहाँ पे टेंशन है 3 mg, और ये आपके पास स्टील वायर है और ये आपके पास क्या है, ब्रास का वायर है। आपको इन दोनों के चेंज इन लेंथ का रेशो निकालना है। चेंज इन लेंथ का रेशो आप जानते हैं क्या होता है, डेल्टा एल का फॉर्मूला ये होता है आपके पास फ्ले, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू फ्ले। तो इन फ्ले बाय फ्ले जो है आपको कैलकुलेट करना है, फ्ले बाय फ्ले, फ्ले बाय फ्ले। तो वैल्यूज पुट करते जाइए। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 3 mg। स्टील वर्सेस ब्रास निकालना है ना, इंक्रीज इन देयर लेंथ्स। पहले किसका नाम आया है, किसका नाम, स्टील का आया है पहले नाम, तो स्टील का रेशियो ब्रास के साथ निकालना है, ठीक कर रहे हैं। तो 3 mg इंटू लेंथ कितनी है इसकी, AL के बराबर, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, एरिया इज पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई b स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू वाई कितना है, cy के बराबर इसकी वैल्यू है, डिवाइडेड बाय FL अपॉन AY। F कितना है आपके पास 2 mg इंटू लेंथ कितनी है L, एरिया कितना है पाई r स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस कितना है y। सो mgl पाई r स्क्वायर y, mgl पाई r स्क्वायर y, ये सब कैंसिल आउट आपको यहाँ पे हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से मिलता है, ये उल्टा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3a डिवाइडेड बाय 2b स्क्वायर c। 3a अपॉन 2b स्क्वायर c जो है वो c ऑप्शन आपका मैच कर रहा है यहाँ पे धड़ल्ले से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कि वाटर को हीट करने से उसमें से बबल्स निकलते हैं बॉटम की तरफ से और वेसल से डिटैच हो जाते हैं और ऊपर उठने लगते हैं बबल्स। क्वेश्चन में दिया है कि बबल्स को मानना है कि स्फीयर की तरह, स्फीयर ऑफ रेडियस r, और वो सर्कुलर कॉन्टैक्ट बनाते हैं बॉटम से, और उस सर्कुलर कॉन्टैक्ट का जो रेडियस है वो स्मॉल r के बराबर है विद द बॉटम। और यदि जो बॉटम का जो रेडियस है, जो कॉन्टैक्ट है सर्कुलर कॉन्टैक्ट, उसका रेडियस यदि बहुत बहुत छोटा है उस बबल के रेडियस से, तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ स्मॉल r जस्ट बिफोर द बबल डिटैच। तो बबल के डिटैच होने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो विस्कस फोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, विस्कस फोर्स की जो वैल्यू है, ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेज लग रहे हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेज लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको प्रेशर की तरीके से भी कर सकता हूँ और मैं इसको विस्कस फोर्स, सॉरी विस्कस नहीं, बायंसी फोर्स की हेल्प से भी कर सकता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि ऊपर की तरफ इसके ऊपर बायंसी फोर्स लग रहा होगा FB के बराबर, और नीचे की डायरेक्शन में mg। एयर का मास जो है बहुत ही कम है तो mg को नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स जो है लग रहा होगा, सरफेस टेंशन का फोर्स नीचे की तरफ, बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ, और कोई फोर्स यहाँ पे नहीं है। अब जस्ट डिटैच होने की बात आ रही है, तो जस्ट डिटैच होने की कंडीशन में मैं इन दोनों फोर्सेस को क्या है, जस्ट बराबर कर सकता हूँ। वैसे कायदे से तो ये बायंसी फोर्स ज़्यादा होना चाहिए इस सरफेस टेंशन की फोर्स से, बट मैं ऑलमोस्ट इक्वल वाली कंडीशन यहाँ पे लगा सकता हूँ, बिकॉज हम जस्ट डिटैच होने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस बबल का जो है फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से बबल आपको दिखाया हुआ है, इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ पे एक सर्कुलर कॉन्टैक्ट है, ये सब आपका सर्कुलर कॉन्टैक्ट। तो ये फ्री सरफेस जो है, इस फ्री सरफेस की वजह से यहाँ पे जो है फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन का DF, और इस डायरेक्शन में भी सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है DF के बराबर। ये सेंटर है हमारे बबल का, और सेंटर से जो सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस है उसे रेडियस कहा जाता है, और ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो स्मॉल r के बराबर है। ये एंगल मान लेता हूँ थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज द एंगल साइन थीटा, ठीक है। ये यदि थीटा है तो हम क्या कह सकते हैं, ये आप एक लाइन बना दीजिए वर्टिकल लाइन, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। सो DF का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर DF cos थीटा, और DF का एक कंपोनेंट आ जाएगा नीचे की तरफ DF sin थीटा। ऐसे ही हर
जो आपके पास डी एफ जो कंपोनेंट्स हैं इस डायरेक्शन में, उन सब के डी एफ साइन थीटा जो है नीचे की तरफ होंगे और वो सब के सब ऐड होने वाले हैं और डी एफ कॉस थीटा आपस में एक दूसरे के कैंसिल आउट होने वाले हैं। इस डी एफ का डी एफ कॉस थीटा इस डी एफ कॉस थीटा को कैंसिल करेगा और डी एफ साइन थीटा जो है वो ऐड होने लगेगा। तो यहाँ पे मैं टोटल फोर्स लिखता हूँ सरफेस टेंशन की वजह से डी एफ साइन थीटा का इंटीग्रल ऑफ डी एफ साइन थीटा और डी एफ साइन थीटा, और df को लिख सकता हूँ क्या, df को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई r इंटू एस इंटू साइन थीटा। 2 पाई आर एस ये आपके पास लेंथ है इस सरफेस की जिसपे फोर्सेस लग रहे हैं, 2 पाई स्मॉल r इंटू सरफेस टेंशन का कोफिशिएंट s इंटू साइन थीटा, ये आपके पास बन जाएगा टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और इस फोर्स को आप इक्वेट कर देंगे किसके बराबर, इसके बराबर इक्वेट करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे बायनेंसी फोर्स के बराबर। चलिए इक्वेट करते हैं। सो 2 पाई आर इंटू एस साइन थीटा की वैल्यू r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी है लिक्विड की रो इंटू वॉल्यूम कितना है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। इक्वेट कर दिया। यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, पाई से चला गया पाई, 2 से चला गया 2, और क्या जा रहा है, और तो कुछ नहीं जा रहा। यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सबको r को इधर ले जाइए, रो 2 टाइम्स रो इंटू आर इज टू द पावर 4 इंटू जी बाय एस। हो गया सब। तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2 रो जी बाय एस, आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 रो जी बाय एस, ये आपका आंसर जो है मिल जाएगा 2 रो जी बाय एस या 2 रो जी बाय टी। अच्छा यहाँ पे कुछ और रह गया है क्या, यहाँ पे 3 रह गया है, 3 खा गए से नीचे 3 भी आपको मिल जाएगा, 2/3 ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है कि स्टील रप्चर हो जाती है यदि उसके ऊपर इतना शेयर स्ट्रेस लगा दिया जाता है। तो कितना फोर्स हमें चाहिए होगा कि 1 सेंटीमीटर डायमीटर का होल यदि करना है 0.3 सेंटीमीटर थिक शीट में। तो हमारे पास एक थिक शीट है लाइक दिस, और इसमें हमें एक होल पंच करना है, एक छेद करना है इस शीट में। इस शीट की थिकनेस आपको दे रखी है कितनी है, इसकी थिकनेस है कितनी, 0.3 सेंटीमीटर, और आपको इसमें एक होल करना है और उस होल का जो डायमीटर है कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो जब इसमें से हम एक होल पंच करेंगे तो आपको एक सिलेंडर मिलने वाला है, और सिलेंडर की जो लेंथ है 0.3 सेंटीमीटर होगी, सिलेंडर का जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर आपको मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हम शीट के रेस्पेक्ट में हमने एक शियर फोर्स लगाया है, शीट की लंबाई के अलोंग, यानी कि थिकनेस के अलोंग जो है हमने फोर्स लगाया, शियर फोर्स लगाया बेसिकली, और उससे एक सिलेंडर जो है हमने निकाल लिया। सिलेंडर निकालने के लिए हमें हर जगह पर फोर्स लगाना पड़ा होगा, हर जगह हमें फोर्स लगाना पड़ा होगा, शियर फोर्स, तब जाके सिलेंडर जो है ये बाहर निकला है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जिस एरिया पे फोर्स लगाया गया है इनटू शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स, या फोर्स अपॉन एरिया जो है आप इसे शियर स्ट्रेस के बराबर रख सकते हैं। तो फोर्स कितना है नहीं पता, एरिया कितना है, जिस एरिया पे फोर्स लगाया आप निकाल सकते हैं 2 पाई RL के बराबर। सिर्फ इतने एरिया पे ही शियर फोर्स लगाए बेटा, शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो हम शियर एरिया ही लेने वाले हैं, यानी कि इसका जो कर्व पार्ट है जिस पे शियर फोर्स लगा है वो हम लेंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 पाई R इंटू एल, 2 पाई R इंटू एल, या 2 पाई R इंटू टी लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू ये कितना दिया है आपके पास 3.5 इंटू 10 टू द पावर 8, 3.5 इंटू 10 टू द पावर 8। तो यहाँ से आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाती है 3.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 इंटू 2 पाई R कितना है 0.5 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 इंटू, और आपके पास L यानी कि 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। सबको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है कि एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस उसकी r है, और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी v1 के बराबर है जब वो गिरता है एक विस्कस फ्लूइड में। जैसे आपको टर्मिनल वेलोसिटी आपको सिखाई थी, वही सीन यहाँ पे हो रहा है। यदि इस स्फीयर को तोड़ दिया जाता है 27 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स में, और हर एक स्फीयर की टर्मिनल वेलोसिटी v2 के बराबर पाई जाती है, तो आपको ये बताना है कि v1/v2 का रेशियो कितना होने वाला है। तो ये क्वेश्चन कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे
कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल R, मैंने मान लिया। इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 27 छोटे छोटे स्फीयर्स में जिनका रेडियस मान लेता हूँ स्मॉल r के बराबर है। आप इनका वॉल्यूम जो है कंजर्वेशन यहाँ पे लगा सकते हैं, दैट 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसी बॉल एक है हमारे पास इज इक्वल्स टू 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ से आपको स्मॉल r की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, कैपिटल R/3। ये वैल्यू आपको मिल जाने वाली है। और मैंने आपको समझाया था कि यदि एक सेम मटेरियल का स्फीयर इस्तेमाल किया जाता है तो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी वीटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकता हूँ v1/v2 इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा r स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 9। तो 9 आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है कि एक स्फेरिकल बॉल है और एक विस्कस मीडियम में ये नीचे गिर रही है और इसके ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स जो है वो अब कुछ इस तरीके से वेरी हो रहा है। यहाँ पे माइनस का मतलब है कि ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड इसका kv² है। तो जब हमने फॉर्मूला लिखा था कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 r²/η डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो फॉर्मूला वैलिड था कि जब हम विस्कस फोर्स स्टोक्स लॉ ने जो दिया था वो हम मान रहे थे, यानी कि स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग विस्कस फोर्स होता है 6π∗rv। वहाँ पे स्पीड के प्रोपोर्शनल था विस्कस फोर्स, यहाँ पे स्पीड के प्रोपोर्शनल नहीं, स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी कि वो फॉर्मूला जो हमने लिखा था वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या करें कि हमने उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए कंडीशन बताई थी कि उस बॉल के ऊपर लगने वाले जो टोटल फोर्सेस हैं वो 0 के बराबर हो जाते हैं, तब टर्मिनल वेलोसिटी वो अचीव करता है। तो वही कंडीशन आपको यहाँ लगानी पड़ेगी। तो आपके पास ये बॉल है, बॉल के पास नीचे mg की फोर्स लग रहा है, ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा है kv² के बराबर और एक बायंसी फोर्स लग रहा है। ये सारे फोर्सेस का सम यदि 0 के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली है। तो यहाँ पे बायंसी फोर्स लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि ρ2 इंटू v इंटू जी प्लस kv² इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू v इंटू जी। तो आपको यहाँ से स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी ρ1 माइनस ρ2 vg/k का अंडर रूट। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी टर्मिनल स्पीड की। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें दिया है कि एक लॉन्ग ग्लास कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस दिया है इतना, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू दी हुई है, हाइट 15 सेंटीमीटर है, कैपिलरी की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है और कांटेक्ट एंगल दिया है ग्लास और वाटर के बीच में 0 डिग्री का। आपको सरफेस टेंशन दिया है, डेंसिटी दिया है, जी दिया है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि सरफेस टेंशन बताइए कितनी होगी मिली न्यूटन पर मीटर में। तो आप न्यूटन पर मीटर में निकाल दीजिए, 10⁻³ से आप उसे मल्टीप्लाई कर देना तो आपको मिली न्यूटन पर मीटर में आंसर मिल जाएगा। तो H का फॉर्मूला हम जानते हैं। H का फॉर्मूला होता है 2s/ρrg और यहाँ पे cos थीटा आता है, 2s cos θ/ρrg। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एस, थीटा 0 दिया है तो ये 1 आप लिख देंगे, डिवाइडेड बाय रो कितना है आपके पास 900 SI यूनिट्स में, आर रेडियस कितना है आपके पास 0.015 इंटू 10⁻⁻² इंटू जी की वैल्यू दे रखी है 10। तो ये हाइट के बराबर है, हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर, 15/100। सॉल्व करके एस निकालेंगे और उसकी वैल्यू में आप 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिली न्यूटन पर मीटर में आंसर मिलेगा। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों।
तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो एनकेसी सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।